गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और जो नए आए हैं चैनल में वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए, थोड़ा मोटिवेट कीजिए हमें, ठीक है? क्योंकि हम थोड़ा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको भी क्या करनी है, थोड़ी सी मेहनत कर देनी है। मेहनत किस प्रकार से करनी है आपको कि आपको पहले तो अच्छे से पढ़ना है और फिर हमारी जो वीडियो है उसको लाइक शेयर करना है, हमारे व्यूज बढ़ाने हैं, ठीक है? चलो, तो कल के वीडियो में हमने पढ़ा था, हमारा चल रहा था बुक सेकंड चल रही थी हमारी। बुक सेकंड में फर्स्ट चैप्टर चल रहा था हमारे पास में, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। अच्छा, मैंने कुछ कमेंट देखे थे। कमेंट में क्या था कि जो आप लोगों को ना थोड़ा आईयूपीएससी में दिक्कत हो रही थी, तो कोई पूछ रहा था मुझे कि मतलब कोई पूछ रहा था वहाँ पे कि सेलेक्ट मतलब हमारी जो साइड चेन होते हैं और मेन चेन कैसे हमने सेलेक्ट करने, तो उसके लिए हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। दूसरी चीज, उसमें एक और कमेंट आ रहे थे कि मैम 4th चैप्टर करा दीजिए, 3rd चैप्टर करा दीजिए। तो चिंता मत करो, धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। जैसे आप धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते ना, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो एकदम से हम 4th चैप्टर तो ला नहीं सकते, ठीक है? तो पहले बुक फर्स्ट से फर्स्ट यूनिट, फिर बुक सेकंड से फर्स्ट यूनिट, इस तरीके से आपका जो क्रमबद्ध चलता रहेगा, ठीक है? तो कल क्या पढ़ा था हमने? हमारे पास था चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स, ठीक है? एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आपने पढ़ा था समतल ध्रुवित प्रकाश, जिसको आप शॉर्ट में पीपीएल भी कहते हैं, ओके? तो समतल ध्रुवित प्रकाश यह होता है कि कोई साधारण प्रकाश को जब हम किसी निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो उसके द्वारा जो कंपन आपकी किरणें होती है उनकी एक दिशा होती है, वो क्या कहलाता है? आपका समतल ध्रुवित प्रकाश। आपने असममित कार्बन के बारे में भी पढ़ा था कि असममित कार्बन क्या होता है? वह कार्बन जिसकी चारों संयोजकता क्या होती है, अलग अलग परमाणुओं से या समूह से जुड़ी होती है, वो क्या कहलाता है? असममित कार्बन। सममित कार्बन वो कार्बन परमाणु जिसमें क्या होता है, एक ही कार्बन की चारों संयोजकता एक ही परमाणु से क्या या एक ही समूह से जुड़ी होती है, आपका क्या कहलाता है? सममित कहलाता है। दूसरा मैंने क्लैरिटी बताया था। क्लैरिटी अणु क्या होता है या क्लैरिटी जो गुण होता है, ठीक है? कार्यदक्षता भी बोलते हैं उसको। तो मैंने बताया था कि एक ग्रीक भाषा है, उसका मतलब होता है पंजा। तो क्या होता है आपके पास में कि इसमें एक अध्यारोपण और अनअध्यारोपण बताया था। मैंने मिरर से आपको बताया था ना कि एक एम्बुलेंस में हम जब किसी मिरर से देखते हैं तो हमें बिल्कुल अच्छे से दिख जाता है कि यहाँ पे एम्बुलेंस लिख रखा है, ठीक है? तो यहाँ पे क्लैरिटी होता क्या है वैसे कि ये जो हमारा पंजा है ना, हाथ का पंजा, ठीक है? तो अगर मैं इसको अध्यारोपित करूं तो क्या मेरा ये अंगूठा इस अंगूठे के सामने नीचे आएगा? नहीं आएगा। देख लो, आप खुद कर लो, ठीक है? लेकिन अगर ऐसे में करो तब भी आपके दोनों क्या हो जाएंगे, सेम नहीं आ रहे। तो इसको क्या बोलते हैं? अनअध्यारोपण, ठीक है? ये मछली जल की रानी है, ठीक है? वो वाला नहीं, ठीक है? ये क्या है? अनअध्यारोपण। क्लियर हुई बात? तो मछली जल की रानी नहीं बनानी यहाँ पे। क्लियर? तो क्या होता है, एक मैंने अध्यारोपण। अध्यारोपण में क्या होता है, जैसे हम हाथ जोड़ रहे हैं तो देखो ये अध्यारोपित हो रही है ना, कहाँ देखो बिल्कुल ये ढक रहा है, ये वाला हाथ मेरा, राइट हैंड मेरा लेफ्ट हैंड को ढक, बिल्कुल ये क्या हो रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा आपको, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? अध्यारोपण। और अगर मैं ऐसे में रखूं तो ये क्या हो जाएगा? अनअध्यारोपण। मछली जल की रानी क्या कहलाएगी आपके? अनअध्यारोपण। क्लियर? यह हमने पढ़ लिया था। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि जो आपके पास में अनअध्यारोपण होता है, क्या होता है? जो अनअध्यारोपण, किसमें जब कोई भी आपके पास में रियल इमेज होती है और मिरर इमेज होती है तो वो अनअध्यारोपित प्रदर्शित करती है, ठीक है? मतलब वो क्या करी, पूरी तरीके से क्या ढक नहीं रही है, तो वो क्या कहलाता है? आपका कार्यदक्षता कहलाती है। क्लैरिटी का गुण पाया जाता है उसमें। तो ऐसा परमाणु या ऐसे हम यौगिक बोल सकते हैं जिनमें क्या होता है? असममित कार्बन होता है। दूसरा उसमें क्या होता है? क्लैरिटी का भी गुण होता है। तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाती है? प्रकाशिक समावयवता। अब देखो, अब बात आती है, फिर से जाते हैं हम 11th क्लास में। चलो भाई, हम 11th क्लास में चले जाते हैं। तो 11th क्लास में आपने क्या पढ़ा था? समावयवता, आइसोमेरिज्म। किसने पढ़ा है? फटाफट से कमेंट कीजिए भाई। सबने पढ़ा है अच्छे से, भले ही किसी को याद होगा किसी को याद नहीं होगा, ठीक है? तो क्या है आपके पास में जो आइसोमेरिज्म होती है, ये एक तो क्या होती है आपके पास में? त्रिवियम वाली होती है, ठीक है? उसी त्रिवियम में हमारे पास में क्या आ जाती है? प्रकाशिक समावयवता आ जाती है, जिसको आप क्या बोलते हो? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं, ठीक है? तो ये आपने क्या कहाँ पढ़ा होगा 11th क्लास में? फटाफट से कमेंट करो किसने पढ़ा है 11th क्लास में। चलो, किसको याद है? थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं।
तो क्या होता है हमारे पास, यदि 2 या 2 से ज़्यादा जब हमारे पास में यौगिक होता है तो वो यौगिक क्या होता है, उसके जब रासायनिक गुण या भौतिक गुण, ठीक है, या उसकी जो संरचना होती है वो समान होती है। क्या बोला मैंने, उसके जो रासायनिक गुण होते हैं या भौतिक गुण होते हैं या उसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है, समान होती है। लेकिन उसमें क्या पाया जाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश नहीं पाया जाता है। मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश नहीं पाया जाता, इसका मतलब क्या होगा कि उसमें जो उसकी आपको जब प्राप्त किरणें होंगे, किरणें मतलब हम क्या करते हैं, सामान्य प्रकाश से निकोल प्रिज्म से गुजार लेते हैं तो उसे हमें क्या प्राप्त हो रहा था, बिल्कुल एक सीधी लाइन में प्राप्त हो रहा था। तो ये क्या करता है, जो पीपीएल होता है आपका समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति ये क्या होते हैं, ये भिन्न भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ये आपका क्या कहलाता है, प्रकाशिक समावयवता कहलाती है। फटाफट से डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता क्या होती है, फटाफट से, जिसको अगर किसी को इसका एग्जाम्पल पता है तो फटाफट से कमेंट कीजिए। क्या होता है, जब 2, ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक यौगिक कंपाउंड, ठीक है, यौगिक क्या होता है आपके, कंपाउंड, जब 2 या 2 से अधिक यौगिक के अणुसूत्र या तथा आपका क्या कहलाता है, अणुसूत्र, फिर उसके बाद में संरचना भी उसकी सेम होगी। अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसको। जब 2 या 2 से अधिक यौगिक के अणुसूत्र, संरचना तथा जो उसका गुण होगा, तथा कौन से गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण समान होते हैं, परंतु उसमें क्या होता है, गुण तो समान हो रहा है, जो रासायनिक और भौतिक गुण हो रहा है वो तो समान है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये क्या करते हैं, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है, समतल ध्रुवित प्रकाश हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना आपने। फटाफट से कमेंट करो किस किस को याद है समतल ध्रुवित प्रकाश क्या कहलाता है। समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न प्रदर्शित करता है। क्या कहलाता है आपका, प्रकाशिक समावयवता कहलाता है। प्रकाशिक समावयवता कहलाता है। क्लियर, क्या बोला मैंने, सिंपल सा याद रखो भाई, कोई भी 2 यौगिक है, 2 या 2 से अधिक, जिनके क्या है, रासायनिक गुण भी समान है, भौतिक गुण भी समान है, लेकिन क्या करे, वो समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति जो उसका व्यवहार है वो भिन्न भिन्न है। इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे लैक्टिक एसिड का। फटाफट से कमेंट करो किस किस को लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला पता है, ठीक है। इसको लैक्टिक एसिड को आप किस तरीके से देखो, हमने क्या बोला था, प्रकाशिक समावयवता कब उत्पन्न होती है, जब आपके पास में क्या होता है, असममित कार्बन होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, किलैरिटी का गुण होता है। किलैरिटी का भी देख लेते हैं, पहले असममित, यहाँ पे ये आपका हो गया COOH, क्लियर, सॉरी COOH नीचे CH3 COOH, यहाँ पे आपका आ जाएगा OH, यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा H और यहाँ पे आ जाएगा आपका OH। क्लियर ये बात। ये क्या है हमारे पास में, ये है लैक्टिक एसिड। क्या होता है इसका फॉर्मूला, सी देखो, असममित कार्बन है ना, एक कार्बन ये वाला, ये क्या, इसकी जो चारों संयोजकता है वो भिन्न भिन्न समूह से जुड़ रखी है सॉरी, तो ये क्या कहलाएगा आपका असममित कार्बन। अब हम इसको एक मिरर इमेज रखते हैं हम इसमें, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, इसको मिरर इमेज। अच्छा
फटाफट से कमेंट करो इसकी जो एल फॉर्म और डी फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये कहाँ से, देखो प्रकाशिक समावयवता अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा तो आपके पास में ये वाला CH3 जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, इनका जो अणु सूत्र होता है, ठीक है, या फिर जब आप अणु भार निकालते हो, जिस भी अणु का या जिस भी आपके पास में यहाँ पे कंपाउंड है उसका अणु भार कम होगा तो आप उसको, ये जो H है ये कहाँ के साइड जाएगा, ऐसे जाएगा ये। ठीक है, क्या जाएगा, ये क्लॉकवाइज जाएगा। इसको, ये क्या होता है हमारे पास में, डी फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है, डी फॉर्म, डेक्स्ट्रो भी बोलते हैं। ठीक है, दक्षिणावर्त। क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास में, ये जो H है ये कहाँ से जाएगा, देखो अगर मैंने बोला ना, मैंने 2 बच्चे हैं, मैंने उन दोनों बच्चों को बोला चलो तुम लैक्टिक एसिड का क्या प्रकाशिक समावयवता निकालो। एक ने तो ऐसे कर दिया, दूसरे ने क्या कर दिया, दूसरे ने इसको इस साइड से कर दिया। भाई आपने तो बोला करना है तो H से OH की तरफ ले जा लो, अब उन्होंने क्या कर दिया, इधर साइड से। अब हम कैसे पता करेंगे किसका सही है किसका गलत है, मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि जिसका अणुभार कम होगा उधर साइड से क्या होगा, इस तरीके से समझ लो कि जब अणुभार ज्यादा होगा ना तो वहां पे, समझने के लिए बोल रही हूँ मैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल दिमाग में याद रखने के लिए कि यहाँ पे थोड़ा अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, ऐसे समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जब अवरोध उत्पन्न होगा तो इसको भाई, जब जिस रास्ते पे इसको कठिनाई होगी वहां पे क्यों जाएगा, जब जब हमें बिल्कुल इजी जो हमारे पास रूट है वो मिल रहा है तो हम कठिन रास्ता चुने। ठीक है, तो ये क्या करता है फिर, ये जो हाइड्रोजन होता है आपके पास में, ये क्या करता है, ये बोलता है भाई मैं तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप यहाँ पे क्लॉकवाइज कहाँ से घूम रहा है, जिसका अणुभार कम है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, डी फॉर्म हो जाएगा। अगर आप इसको एल फॉर्म बनाओगे तो एल फॉर्म में कैसे आ जाएगा, यहाँ पे देखो C आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमने क्या करना है, यहाँ पे अनअध्यारोपण करना है। आपने जब अनअध्यारोपण करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में H, क्लियर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, और ये दोनों एज इट इज रहेंगे, यहाँ पे CH3 COOH, क्लियर, इतनी बात आई समझ में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या होगा, ये एल फॉर्म में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसको लिख भी लेना, क्लॉकवाइज, जिसको आप क्या बोलते हो, दक्षिणावर्त। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ये क्लॉकवाइज है तो ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या बोलते हैं, उत्तरावर्त नहीं, इसको बोलते हैं हम दक्षिणावर्त का अपोजिट, वामावर्त। ठीक है, वामावर्त, क्लियर। तो यहाँ पे क्या बन गया आपकी, देखो कैसे घूम रहा है, ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, दैट्स मीन ये क्या है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए आपका क्या होता है, एल फॉर्म आता है। कौन सी फॉर्म आती है, एल फॉर्म आती है। क्लियर हुई बात, बस यही तो है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है भाई। प्रकाशिक समावयवता आपने 11th क्लास में पढ़ी है, मैंने आपको बता भी दिया कि जहां पे अणुभार की संख्या कम होगी वहां से क्या हो जाएगा, ये आपका जो हाइड्रोजन है वो OH की तरफ प्रस्थान करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये CH3 का अणुभार कम होगा, COOH का ज्यादा होगा, तो ये क्या करेगा, ऊपर की साइड से क्लॉकवाइज घूमेगा। और यहाँ पे अगर हम इसको अनअध्यारोपण करेंगे, ठीक है, अगर इसमें क्लैरिटी का गुण होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या प्राप्त होगा हमें, फिर एल फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगी, डी फॉर्म हो जाएगी, ये एल फॉर्म। क्लियर, यही क्या होता है आपकी प्रकाशिक समावयवता होती है। क्लियर भी बात। अब एक और चीज समझ लो कि अगर हम डी फॉर्म को आपके पास में एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझा लेते हैं। एक और हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं हम टार्टरिक का। ठीक है, इसका होता है आपके पास में फॉर्मूला COOH, यहाँ पे आपका H आता है, यहाँ पे OH आता है, फिर C, यहाँ पे OH, H, COOH। ये होता है आपके पास में किसका, टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे इसको ध्यान से समझ लो अब अच्छे से, बिल्कुल ठीक है। चलो, ये इसका अनअध्यारोपण क्या होगा, देखो अगर हम यहाँ पे OH कर रहे हैं तो इधर साइड को इसका अपोजिट कर लो भाई, COH तो एज इट इज रहेगा, C यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका OH आ जाएगा,
यहाँ पे आपके पास में क्या H आ जाएगा, C, यहाँ पे HOH, COOH, बस इतना सा। फटाफट से आप डी फॉर्म और एल फॉर्म निकाल देते हैं। कहाँ से करना है, देखो यहाँ पे तो हमारे पास, हम इसको इतना घुमा के तो नहीं ले जा सकते ना, तो हम ऊपर से ही ले जाएंगे, ठीक है। तो कहाँ से जाएगा ये जाएगा आपका H से OH की तरफ। देखो ये किस क्या, देखो मैंने थोड़ा इसको पहले लिखना था, इसको बाद में, कोई बात नहीं, आप बस आपको समझना है। आपने यहाँ पे एल फॉर्म और डी फॉर्म याद करनी है। तो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास में एल फॉर्म, ठीक है, एज इट इज। यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास में डी फॉर्म, क्लॉकवाइज घूमना है ना, ठीक है। फिर यहाँ देखो नीचे से भी है, तो नीचे से ऐसे जाएगा, तो नीचे से क्या हो रहा है, नीचे से क्या, फटाफट से बताओ, नीचे से कहाँ जा रहा है, नीचे से भी तो एल फॉर्म ही तो आ रहा है। देखो यहाँ ऐसे घूम रहा है ना ये, और घड़ी की दिशा कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है, और ये अपोजिट में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी है एल फॉर्म एज इट इज, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका डी फॉर्म। बस कुछ ज्यादा नहीं है इसमें टफ, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए आपका एल फॉर्म कैसे हो जाएगा, मतलब डी फॉर्म कब आएगा, एल फॉर्म। क्लॉकवाइज में डी फॉर्म आती है, एंटी क्लॉकवाइज में आपकी क्या आती है, एल फॉर्म आती है। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब हम यहाँ पे आपके पास में क्या आता है कि अगर हम 50% डी फॉर्म को लें और 50% एल फॉर्म को लें, तब क्या होगा, तब आपके पास में, अभी हम पढ़ेंगे रेशमीकरण, ठीक है, उसमें आपको समझा दूंगी मैं अच्छे से। क्लियर, इतनी बात आई समझ में। इसमें भी हमने क्या करा, प्रकाशित समावयवता। क्लियर, टार्टरिक एसिड का, उससे पहले हमने क्या निकाला था, लैक्टिक एसिड का। फटाफट से कमेंट करो, लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है। आपके ऑप्शन है आपके पास में, दूध में, दही में, मट्ठे में, मट्ठा चलो छोड़ो, दूध, दही, घी और फ्रूट्स में। फटाफट से बताओ, कमेंट करो कौन सा है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, दूध, दही, घी, फ्रूट्स, ये पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है आपके दूध में, ठीक है। आई बात समझ में, किस में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, दूध में। चलो आगे देखते हैं। अब हमारे पास में इसकी हमने क्या निकालनी है, इनकी प्रकाशिक समावयवता निकालनी है। कुछ ज्यादा टफ नहीं है भाई, बहुत इजी है ये तो। फटाफट से देखो क्या है, C5H11Br, क्या है आपके पास में, C5H11Br। तो आप लिख दो यहाँ पे, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, C लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिख दो, आपके यहाँ पे इधर साइड को H आ जाएगा, इधर को B आ जाएगा, ठीक है। कितने C बच रहे, देखो CH3 इधर डाल दो, यहाँ पे कितने बच जाएंगे आपके पास में, 5 है, तो 1 2 3, तो C यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और H कितने बच जाएंगे, H11 है, 3 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4, तो कितने बच जाएंगे यहाँ पे 7 हो जाएंगे, ठीक है। आगे ना काउंट करो भाई, 1 2 और 3 है, 5 C5 हो गए, और 3 4 और 7 11 हो जाएगा आपका, ठीक है, प्लस करके। तो क्या आ जाएगा C5H11Br। ये हमने इसको इस तरीके से लिखना है। इसकी प्रकाशिक समावयवता निकालनी है, फटाफट से निकाल लो। अब तो बताओ फटाफट से किस तरीके से आ जाएगा। देखो फिर एज इट इज यहाँ पे ये Br का क्या हो जाएगा, अनध्यारोपण करना है, Br इधर आ जाएगा, CH3 एज इट इज रहेगा, C3H7 भी क्या रहेगा आपका एज इट इज रहेगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, डी फॉर्म और एल फॉर्म निकालनी है। क्लियर, फटाफट से बताओ कहाँ पे, यहाँ पे डी फॉर्म आएगी कि एल फॉर्म आएगी, फटाफट से कमेंट करो। चलो यहाँ पे आएगा आपके पास में डी फॉर्म, क्लॉकवाइज है, क्या आएगा डी फॉर्म। वेरी गुड, जो भी कमेंट कर रहा है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो अच्छे से। चलो क्लियर है बात। और आप लाइव चैट पे तो अच्छे से बिल्कुल कमेंट करते रहते हो, बातचीत चलती रहती कि हाँ क्या चल रहा था, लव मैरिज चल रही थी, अरेंज मैरिज चल रही थी, पता नहीं कौन कौन सी मैरिज चलती रहती है। अरे यार पढ़ाई में ध्यान दे लो, IAS वाईएस बनो, ठीक है। जब पढ़ लिख लोगे तो क्या हो जाएगी, लव मैरिज भी हो जाएगी, अरेंज मैरिज भी हो जाएगी, पर उसके लिए कुछ बनो तो सही, ठीक है। क्लियर हुई बात, नहीं तो फिर ऐसे ही रहोगे। क्लियर, तो आप जब भी क्या करते हो, वीडियो को देखते हो, लाइक करते हो, थोड़ा सा मोटिवेट करिए हमें, कमेंट करके जाइए, ठीक है। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, एल फॉर्म आ जाएगी। चलो आई बात समझ में, बहुत इजी है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। प्रकाशिक समावयवता हमने 11th क्लास में पढ़ी है। क्या होता है हमारे पास में, हमने बस इसको क्या करते हैं, इनकी
इनको हम चेंज कर देते हैं। एच हमारा यहाँ पे था तो इधर आ जाता है, ठीक है। इनके क्या हो जाते हैं, पोजीशन चेंज हो जाते हैं। जैसे आप मिरर में देखते हो ना, तो अगर आपने ऐसे ये वाला हैंड हिलाया, हाथ हिलाया आपने मिरर के सामने, तो आपको मिरर में कैसे दिखाई देता है, आपको ऐसे लगता है कि आपने जैसे ना, अगर आप राइट हिलाओगे तो आपको ऐसा लगता है कि आप लेफ्ट हिला रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाता है, जो आप अध्यारोपण जब मिरर से करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हाइड्रोजन होता है वो कहाँ से, राइट से कहाँ चला जाता है, आपके लेफ्ट में चला जाता है, और Br लेफ्ट से राइट में आ जाता है। बस इतना सा है। उसके बाद में क्लॉकवाइज होगा तो D फॉर्म हो जाएगी, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आपका L फॉर्म आ जाएगी। कुछ ज्यादा टफ नहीं है। अब आता है हमारे पास में C4H9Cl। क्लियर? चलो भाई इसका भी हम फटाफट से बना लेते हैं। क्या बोला मैंने, C, देखो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा आपका, आपके पास में यहाँ पे H आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे, अच्छा एक और चीज है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको समझ लो कि अगर हम इनकी डायरेक्शन, इनको चेंज करते हैं ना, इसको ऊपर लिखते हैं, तो हमें यहाँ इनको भी क्या करना पड़ेगा, तब आपका ये, इसको समझ लो एक बार थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने Br लिखा, यहाँ पे H लिखा, क्लियर है बात, और यहाँ पे लिखा मैंने C3H7, और यहाँ पे लिखा मैंने CH3। तो अब आपका कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, ठीक है। कहाँ से जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, D फॉर्म से किस में आ जाएगा, L फॉर्म में आ जाएगा। तो थोड़ा ध्यान देना इस बात को, ठीक है। क्लियर है बात, इसीलिए मैं बता रही हूँ, गड़बड़ सड़बड़ मत कर देना अच्छे से। कहाँ पे थे हम थे यहाँ पे, क्या था हमारे पास, यहाँ पे क्लोरीन था ना, ठीक है, और यहाँ पे H, यहाँ पे आप CH3 आ जाएगा। कितने, C2, कितना बच रहे हैं आपके पास में, C5 बच रहे हैं, ठीक है। H आप C2H5, तो आप फटाफट से कमेंट करो क्या आ जाएगा, देखो D फॉर्म आ जाएगी, और यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी, L फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। ये आ जाएगा आपका L फॉर्म, क्लोरीन इधर आ जाएगा, C इधर, H इधर, CH3 इधर, C2H5 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये किस तरीके से आएगा, फिर आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त, और यहाँ पे आपके क्या आ जाएगी, L फॉर्म आ जाएगी। भाई कुछ ज्यादा टफ नहीं है, केवल आपने क्या करनी है, D फॉर्म और L फॉर्म निकालनी है। क्लॉकवाइज में D फॉर्म आ जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज में L फॉर्म आ जाएगी, बाकी तो कुछ भी नहीं है इसमें, प्रकाशिक समायोजता में बहुत इजी है, ठीक है। क्लियर है बात? चलो अब आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास अब किस तरीके से आएंगे। सबसे पहले है आपके पास, निम्न को उदाहरण सहित समझाइए। पहला है प्रतिलोमन, दूसरा है अवधारण। ये सब आपको केवल असममित आपने सुना होगा, असममित कार्बन, ठीक है। संश्लेषण भी आपको नहीं पता, कि आपने सुना भी नहीं होगा, ठीक है। पर रेशमीकरण अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझसे ही सुना होगा, ठीक है। ये चारों वर्ड आपके लिए बिल्कुल नहीं है वैसे, ठीक है। तो कुछ ज्यादा घबराने की तो जरूरत ही नहीं है भाई, तो मैं आ गई हूँ ना, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात? चलो सबसे पहले देख लेते हैं हम प्रतिलोमन। प्रतिलोमन क्या होता है, या उत्क्रमण भी बोलते हैं या व्युत्क्रमण भी बोलते हैं इसको। चलो भाई देख लेते हैं क्या होता है, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें क्या हो रहा है, जिनमें अभिकारक, ठीक है, जो आपके पास में अभिकारक और उत्पाद दोनों के समतल ध्रुवित प्रकाश, क्या होगा, समतल ध्रुवित प्रकाश, PPL के अक्ष को घुमाने की दिशाएं परस्पर क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है, प्रतिलोमन। अब मैंने डेफिनेशन तो पढ़ ली, अब आपको समझ नहीं आएगा, पढ़ तो ले, इतना तो समझ में आ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया, इसमें अभिकारक आपको पता है, उत्पाद भी पता है, समतल ध्रुवित प्रकाश भी पता है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि अक्ष की को घुमाने की दिशा, क्या होगा यार इसमें। चलो देख लेते हैं एग्जाम्पल के। माना हमारे पास में कोई प्रोडक्ट है, वो है हमारे पास में A, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट है, वो है हमारे पास में A प्रोडक्ट है, और ये हमारा किस में है, ये है हमारे पास में D फॉर्म में, ठीक है। और जब हमें इसके रिएक्शन कराते हैं, क्या करा रहे हैं यहाँ पे, जब रिएक्शन करा रहे हैं तो ये क्या हो जाता है, जो प्रोडक्ट है वो कैसे चेंज हो जाता है, वो आपका कहाँ चेंज हो जाता है, वो L फॉर्म में चेंज हो जाता है। बस इतनी सी बात है, बाकी कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। क्या बोला मैंने, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा ना,
ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे, देखो ये क्लॉकवाइज हो गया। अब ये कहाँ से जो घूमेगा, इस तरीके से इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। क्लियर? क्या है यहाँ पे, क्या बोला मैंने, अब आपको समझ में आ रहा है कि अभिकारक हमारे पास में ए है, ठीक है, कोई अभिकारक है, उसकी जब हम रिएक्शन करा रहे हैं डी फॉर्म से, वो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एल फॉर्म प्राप्त होगा। बस यही तो है प्रतिलोमन। देखो अब हमने डेफिनेशन पढ़ ली, उदाहरण भी समझ लिया। अब एक और बार हम डेफिनेशन देखते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, ये हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें जो अभिकारक है तथा जो उत्पाद है को दोनों को समतल ध्रुवित प्रकाश के अक्ष में घुमाने पर उनकी जो दिशाएं वो परस्पर क्या होती है, विपरीत हो रही है। देखो हो रही है ना विपरीत, पहले क्लॉकवाइज था, अब फिर क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। देखो अब आ गया समझ में, चलो बहुत अच्छी बात है, जिसको समझ में आ गया होगा। तो क्या कहलाता है, प्रतिलोमन कहलाता है। अतः इसमें डी रूप अभिकारक होता है, देखो डी फॉर्म आ गई, और जो हमारा उत्पाद होता है वो क्या होता है, एल रूप में उत्पाद होता है। इसका एक एग्जाम्पल आपके पास में क्या है, सुक्रोज। फटाफट से कमेंट करो, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, फटाफट से जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या होता है, C12H22O11। किसका आंसर सही आ रहा है, किसने बताया भाई, बहुत अच्छी बात है, जिसको पता है, जिसको नहीं पता वो रट लो, क्योंकि ये क्या आएगा, आपकी रिएक्शन आएंगे अभी सुक्रोज वगैरह की, आप बिल्कुल आपको याद होना चाहिए यार, कितना इजी है। जैसे आपके पास में आपको H2O बचपन से याद होता है ना, ऐसे जिसे ग्लूकोज होता है, क्या होता है, C6H12O6, सुक्रोज का C12H22O11, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। क्लियर? प्रतिलोमन समझ में आ गया, आगे देखते हैं। अब है हमारे पास में अवधारण, ठीक है। अवधारण क्या होता है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक, ठीक है, और जो आपके पास में अभिकारक क्या होता है, रिएजेंट, और उत्पाद प्रोडक्ट, दोनों के समतल ध्रुव के अक्ष को घुमाने की दिशाएं क्या होती है, समान होती है। अभी तक हमारे पास में क्या हो रही थी, ये विपरीत हो रही थी, ठीक है। विपरीत क्या हो रही थी, एक हमारे पास में डी फॉर्म आ रही थी, दूसरी क्या आ रही थी हमारे पास में एल फॉर्म, तो वो क्या हो रहा था, प्रतिलोमन, ठीक है। और अगर दोनों अभिकारक और उत्पाद की जो दिशाएं होती है वो समान होती है, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास में, अवधारण। क्लियर हुई बात? चलो भाई एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लो यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या बोला मैंने कि हमारे पास में एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल वो है आपके पास में क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे आ जाएगा डी फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी, डी फॉर्म। रिएक्शन करवाई, ठीक है। अब रिएक्शन कराने के बाद हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो क्या होगा, बी फॉर्म। तो बी फॉर्म की जो डायरेक्शन होगी, दिशा होगी, वो भी क्या होगी, समान होगी। यही तो बोला है, क्या होगी कि जब हमारे पास में कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं, दोनों के समतल ध्रुव के अक्ष की जो दिशा होती है वो समान होती है, ठीक है। भले मुझे पता है यार, जब हम खुद ही पढ़ते थे ना, तो जब हम डेफिनेशन के थ्रू पढ़ते थे तो नहीं आता था, याद ही नहीं होता था। अब तो आपको बड़े अच्छे से याद हो जाएगा कि अगर आपके पास में ए क्या है, डी फॉर्म में है, जो आपके पास में अभिकारक है वो डी फॉर्म में है, तो जो उत्पाद आपको प्राप्त होगा वो अगर एल फॉर्म में होगा तो वो क्या कहलाएगा, प्रतिलोमन। क्लियर? और जो आपके पास में ये अवधारण है, अवधारण क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद, अगर ये इन दोनों की जो दिशा होती है, समतल ध्रुव अक्ष की दिशा होती है, वो क्या होती है, समान होती है, तो वो क्या कहलाता है, अवधारण कहलाता है। भाई कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल तो भाई आ ही जाता है यार, अच्छे को समझ भी आ जाता है। चलो ठीक है, और आप तो वैसे भी इतने होशियार हो तो आपको तो और अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, डी फॉर्म की। अगर हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो कैसे होगा, एल फॉर्म में होगा। कैसे होगा आपके पास में, एल फॉर्म। एल फॉर्म में किस तरीके से, ये आपकी क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, एल फॉर्म। तो जो आपको अब जब आप रिएक्शन करवाओगे तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो भी किस में होगा, एल फॉर्म में होगा, ठीक है। किस में होगा आपका, एल फॉर्म। दोनों ही क्या होने चाहिए, बिल्कुल समान होने चाहिए। एल फॉर्म
क्लियर है बात कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद, जो आपका अभिकारक और उत्पाद उनकी जो समतल ध्रुव अक्ष की दिशा होती है वो अगर समान होगी, अगर इक्वल होगी तो क्या कहलाएगा? अवधारण कहलाएगा। और अगर विपरीत होगी तो क्या कहलाएगा? प्रतिलोमन। बहुत इजी है। क्लियर? आगे देखते हैं। अब आ जाती है रेशमीकरण। ठीक है, रेशमीकरण अभी मैंने आपको बताया था क्या होती है। अगर आपके पास में डी फॉर्म और एल फॉर्म दोनों ही समान होगा तो वो क्या हो जाएगी? उदासीन हो जाएगी। जैसे मतलब जो आपकी डी फॉर्म होती है वो क्या होती है? प्लस होती है, और जो एल फॉर्म होती है वो क्या होती है? माइनस होती है। ठीक है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे? मर्ज हो जाएंगे। क्लियर? तो उदासीन वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें किसी प्रकाशिक सक्रिय अभिकारक के द्वारा बने उत्पाद आपका क्या है? डी तथा एल दोनों रूप समान मात्रा में उपस्थित हो तो क्या कहलाएगा? ये इस क्रिया को हम क्या कहलेंगे? रेशमीकरण की क्रिया। रेशमीकरण क्या कहलाती है आपकी? ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर लेना। ठीक है, ये क्या है आपके पास में? रेशमीकरण। रेशमीकरण तथा प्राप्त मिश्रण को हम क्या बोलेंगे? रेशमिक मिश्रण कहते हैं। इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। लैक्टिक एसिड का ले लेते हैं भाई। ठीक है, दूध तो सभी पीते होंगे ना। अभी बताया था मैंने क्या पाया जाता है दूध में? लैक्टिक एसिड। ठीक है, क्या होता है आपके पास में? COOH, यहाँ पे क्या आ जाता है? CH3 आ जाता है आपके पास में। यहाँ पे क्या आ जाता है आपके पास में? कैसे घूमता है? ऐसे घूमेगा ना, तो यहाँ पे आपके पास में OH, यहाँ पे आपके पास में H। ठीक है, ये क्या होता है आपके पास में? लैक्टिक एसिड। यहाँ पे एक मिरर भी बना लो, अनध्यारोपण भी तो करना है इसको। ठीक है, यहाँ पे OH, CH, CH3, COOH। फटाफट से डी और एल फॉर्म निकाल लो। ठीक है, क्या हो जाएगा? सिंपल सा है यार, कुछ ज्यादा टफ है ही नहीं इसमें तो। क्लियर? ये क्या हो जाएगी आपके पास में? डी फॉर्म। और ये क्या हो जाएगी आपके पास में? एल फॉर्म। क्लियर? अब हम इसमें एक और चीज देख लेते हैं कि अगर हम क्या कर रहे हैं, ये लैक्टिक एसिड है। ठीक है, दोनों ही लैक्टिक एसिड हैं, जो उनकी दिशा है वो अलग अलग है। इसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, मैं केवल अभी दिशा की बात कर रही हूँ। अगर हम लैक्टिक एसिड की, यहाँ पे देखना है, मैंने आपको अभी प्रतिलोमन बताया था ना। प्रतिलोमन में क्या होता है? हमारी जो दिशा होती है वो विपरीत होती है। प्रतिलोमन भी आ गया इसमें। ठीक है, अब रेशमीकरण में क्या होगा कि क्या होगा कि जो आपका डी फॉर्म होगा ये प्लस होता है, जो एल फॉर्म माइनस। ठीक है, तो अगर हम इसको 50% लेते हैं और इसको भी हमने क्या लिया? 50% लिया, तो बस यही तो है। इन दोनों को आप यहां पे लिख लो भाई। ठीक है, क्या होगा हमारे पास में? 50% क्या है आपके पास में? डी फॉर्म है। क्या है? डी फॉर्म। और एल फॉर्म भी कितनी है? 50% है। ठीक है, बस यही तो है। इतना इजी है ये कि अगर आपकी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में डी फॉर्म तथा एल फॉर्म उन दोनों का मिश्रण समान होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? रेशमीकरण की क्रिया कहलाती है। भाई क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। लैक्टिक एसिड का एग्जांपल देख लो आप। जो लैक्टिक एसिड था वो कैसा आ रहा था आपके पास में? एक, अच्छा इस तरीके से भी समझ लो, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो जब हम दोनों की रिएक्शन कराते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे HCl का लेते हैं। H हमारा पॉजिटिव आता है और जो क्लोरीन नेगेटिव होता है। जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? HCl। तब यहाँ पे कोई चार्ज तो नहीं आता ना? नहीं आता, क्योंकि दोनों क्या हो जाते हैं? प्लस से नेगेटिव, जो प्लस से माइनस क्या हो जाते हैं? मर्ज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास में कोई चार्ज नहीं आता है। इसी तरीके से जब हम रेशमीकरण की क्रिया करते हैं, अगर हम उनको इक्वल रखते हैं तो दोनों ही मर्ज हो जाते हैं। मर्ज होकर हमें क्या प्राप्त होता है? एक मिश्रण प्राप्त होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रेशमिक मिश्रण कहते हैं। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? रेशमीकरण। बहुत ईजी है यार, आई बात समझ में? क्लियर हुआ इतना? चलो, HCl का भी एग्जाम्पल ले लिया हमने, अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ लिया। ठीक है, समान मात्रा में हम क्या रखते हैं? आपका डी फॉर्म और एल फॉर्म रखते हैं। अब आगे देख लेते हैं। आगे हमारे पास में असममित संश्लेषण। अब असममित क्या होता है आपके पास में? असममित, जैसे असममित कार्बन था ना, असममित कार्बन में क्या होता है कि किसी भी कार्बन परमाणु में जो उसकी चार संयोजकता होती है, वो जब अलग अलग समूह से जुड़ती है तो वो क्या कहलाती है? आपकी असममित कार्बन कहलाती है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है आपके पास में? असममित संश्लेषण है। क्लियर है बात? असममित संश्लेषण
क्या होता है, ध्यान से देख सुनो है कि रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी प्रकाशिक निष्क्रिय अभिकारक द्वारा बना उत्पाद प्रकाशिक सक्रिय होता है। अब आपको देखो डेफिनेशन तो आपने पढ़ ली, ठीक है, फटाफट से कि क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जिनमें किसी प्रकाशिक निष्क्रिय अभिकारक द्वारा बना उत्पाद प्रकाशिक सक्रिय होता है उन्हें असमित संश्लेषण कहते हैं। अब आपको समझ ही नहीं आएगा, कैसे समझ में आएगा जब तक हम समझेंगे। एक बच्चे ने कमेंट करा था कि मैम ऐसे तो जैसे आप पढ़ा रहे हो ना, तो ऐसे तो हम बुक से भी पढ़ लेंगे, मतलब आप समझा नहीं रहे हो। नहीं यार बेटा, ऐसे बात नहीं है, समझा लेते हैं, पर आपने शायद से ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। तो ऐसे भाई हमें भी बताया नहीं आता समझ में, हमें खुद नहीं आता है। अभी हम कोई चीज पढ़ते हैं, जब तक हम उसे अच्छी तरीके से ऑब्जर्व नहीं करते, समझते नहीं है कि ये है क्या, हमारे दिमाग में ही नहीं बैठता, हमें कैसे याद होगा, ठीक है। तो क्या करना है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्या होता है। अब यहाँ पे क्या बोला इसने कि कोई एक पदार्थ है, ठीक है, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे पदार्थ ले लेते हैं, हमने लिया यहाँ पे ए, क्या प्रोडक्ट जो हमारे पास में अभिकारक है वो लिया हमने ए रिएजेंट, ठीक है, क्या आपके पास में रिएजेंट, और जब हम इसमें रिएक्शन करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है हमें बी, तो ये क्या हो जाएगा, या तो ये हमें एल फॉर्म में प्राप्त होगा या हमें किस फॉर्म में प्राप्त होगा, ये डी फॉर्म में प्राप्त होगा। बस यही बोला है कि क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई हमारे पास में प्रकाशिक निष्क्रिय क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव अभिकारक, ये हमारे पास में क्या है, यहाँ पे लिख भी लो क्या है, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव, एक्टिव नहीं है ये, ठीक है, ऑप्टिकल इनएक्टिव अभिकारक द्वारा उत्पाद प्रकाशिक सक्रिय, क्या पाया जाता है इसमें, तब पाया जाता है इसमें ऑप्टिकल एक्टिव। हमने ये ऑप्टिकल इनएक्टिव और ऑप्टिकल एक्टिव पढ़ा है, अगर जिसने भी नहीं पढ़ा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पे अपने वीडियो पिछली वीडियो देखना, वहां पे मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा रखा है हमारे पास में ऑप्टिकल इनएक्टिव क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव क्या होता है, ठीक है, प्रकाशिक निष्क्रिय क्या होता है, प्रकाशिक सक्रिय क्या होता है आपके पास में। तो जब कोई हमारे पास में रिएजेंट होता है, तो जो रिएजेंट होता है वो क्या हो रहा है हमारे पास में, यहाँ पे जब उसकी रिएक्शन करा रहे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एक डी फॉर्म प्राप्त हो रही है और एक एल फॉर्म प्राप्त हो रही है, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे। ये क्या है आपके पास में, यहाँ पे क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे डी फॉर्म हो जाएगी। आप इसको चाहे आगे भी लिख लो, चाहे किधर भी लिख लो, पीछे भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको समझ में आना चाहिए कि जब हमारे पास में कोई रासायनिक अभिक्रिया है, वो उसमें उपस्थित जो अभिकारक है वो क्या है, हमारे पास में प्रकाशिक निष्क्रिय है। जब हम उसकी अभिक्रिया कराते हैं या क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है ऑप्टिकल एक्टिव प्रकाशिक सक्रिय उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। क्लियर है बात, अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना, अब तो आप अच्छे से तरीके से समझ, ऐसे तो नहीं पढ़ोगे कि हाँ भाई जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया था, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, वो तो मुझे पता है, ठीक है, सबको ही पता है यार, ऐसी डेफिनेशन नहीं आती है जब तक हम उसको समझते नहीं है। अब आपको अगर आपको अभी भी समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को फिर से देखना, शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ जो आपके पास अगर आप में मन में डाउट है तो वो कमेंट में आप लिख देना, ठीक है, क्लियर है बात। वैसे मैंने आप पूरी कोशिश करी आपको समझाने की, ठीक है, बाकी आप लोग बहुत समझदार हो, ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है आपने, लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। चलो आई बात समझ में, क्या क्या पढ़ा हमने आज, हमने पढ़ा रेशमीकरण, रेशमीकरण में एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। रेशमीकरण, रेशमीकरण में क्या होता है हमारे पास कि जब हमारी डी फॉर्म और एल फॉर्म दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हमारी रेशमीकरण कहलाती है। और जो ये मिश्रण हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है आपका, वो मिश्रण आपको कहलाता है रेशमिक मिश्रण कहलाता है। उसके बाद हमने, उससे पहले हमने पढ़ा था प्रतिलोमन। प्रतिलोमन में क्या होता है कि जब कोई अभिकारक या तो वो अगर वो डी फॉर्म में होगा तो हमें उत्पाद एल फॉर्म में प्राप्त होगा, और अगर हमारा अभिकारक एल फॉर्म में तो उत्पाद डी फॉर्म में प्राप्त होगा। दैट्स मीन कि यदि दो हमारे पास में यौगिक हैं, उनका जो समतल ध्रुवित प्रकाश की, ठीक है, अक्ष की दिशा होती है वो क्या होती है, विपरीत होती है, क्या कहलाता है, प्रतिलोमन कहलाता है। और अवधारण क्या था कि दोनों की दिशा क्या होती है, समान होती है। क्लियर हुई बात। और अभी हमने क्या पढ़ा था, फटाफट से बताओ भाई क्या पढ़ा था हमने, फिर पढ़ा था उसके बाद, पहले हमने प्रतिलोमन पढ़ा, फिर अवधारण पढ़ा, फिर आपने क्या पढ़ा यहाँ पे,
फिर आपने रेशमीकरण पढ़ा और तीसरा आपके पास में क्या था, असममित संश्लेषण। असममित संश्लेषण में क्या हो रहा था कि जो आपके पास में अभिकारक रिएजेंट होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है और वो उत्पाद में हमें क्या प्राप्त करता है, ऑप्टिकल एक्टिव प्राप्त होता है। क्लियर हुई बात? चलो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।